जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी यूपी पुलिस वाले हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जुड़िए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिए दोस्तों। और आज का जो सेट स्टार्ट हो रहा है, आज का जो सेट होगा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा दोस्तों। हम लोग 5 सेट कर चुके हैं। आज का जो सेट है 6वां नंबर सेट है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने 5 सेट जो किया गया है उसको आप लोगों ने देखा है, भली भांति समझा है दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग 6वें सेट पर आ चुके हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, तो एक भी प्रश्न आपको इग्नोर नहीं करना है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दें। जैसे दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ के लिए परेशान हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, हालांकि लेना तो ज़रूरी है क्योंकि पीडीएफ रहेगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, रोजगार विद प्रमोद, यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ उसमें अवेलेबल है। पीडीएफ निकालिए, उसका प्रैक्टिस करिए दबाकर। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार सभी लोग कमेंट में करेंगे, लिखेंगे सभी लोग कि हाँ हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न से। तो इसमें कहा गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है तो मूल राशि कितनी है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, मूल राशि आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको लगा कैसे सकते हैं, किस किस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस बात को समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसको आप ट्री मेथड से लगा सकते हैं, इसको आप ए बी फार्मूले से लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाले मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। भाई रेट क्या है, 5% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 5% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 5 + 5 + 5 × 5/100, ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 5 10 10.25 आ जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और इसी का मान दिया गया है 3280। तो यहाँ पर 10.25 का मान कितना दे रखा है, 3280। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10.25 बराबर 3280, ठीक है। तो मूल राशि कितनी होती है, तो मूल राशि 100% होता है, ये परसेंटेज में है दोस्तों। तो मूल राशि कितना होता है, 100% होता है। तो 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 3280 बटे में हो जाएगा 10.25 × 100, बस यही करना है दोस्तों। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो और बढ़ा देंगे दोस्तों। अब इसको काट पीट करना है, लेकिन काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं इसका एडवांस तरीका बता रहा हूँ जो आपको समय बचा सकता है परीक्षा हॉल में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा डिजिटल सम। डिजिटल सम के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, अगर भिन्न में डिजिटल सम लगाना है तो जो नीचे वैल्यू दिया गया है हर में, उसे आपको 1 बनाना होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए, 5 + 2 7 + 1 8। अब 8 को 1 कैसे बना सकते हैं, तो 8 में क्या किससे गुना कर दें कि यहाँ पर 1 बन जाए। तो अगर आप इसमें 8 में अगर आप 8 से गुना करेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 64 का डिजिट सम कितना होता है, 6 + 4 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। तो जो काम आप नीचे किए हैं वही काम आपको ऊपर भी करना है, तो ऊपर भी आप 8 से गुना कर लीजिए, आपका काम समाप्त हो गया। अब डिजिटल सम लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 8 × 2 = 10, 10 का मतलब 1, और 1 + 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे यहाँ पर 8। तो 8 चौकों कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक हो जाएगा 32। 32 का डिजिटल सम कितना आएगा, यहाँ पर 3 + 2 5 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे किसका डिजिटल सम 5 आ रहा है, डिजिट सम किसका 5 आ रहा है। तो आइए पहले पर आते हैं,
6 3 9, यहाँ तो डिजिट सम 9 है, इसका मतलब इसका डिजिट सम 0 है। ठीक है, ये तो आंसर नहीं है, हमें कितना लाना है, 5 लाना है। 3 + 2 ये 5 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते होगा ही, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन चेक करने को बचे हैं। कभी कभी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो अभी आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। 4 + 3 7, ये भी तो आंसर नहीं होगा, इसका डिजिट सम 3 है, ये भी नहीं आंसर है। एक ऑप्शन बचा दोस्तों, वही जो दूसरा ऑप्शन है, इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, और यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए तो हर एक बच्चा लगाएगा, हर एक दोस्त लगाएंगे, हर एक भाई लगाएंगे, लेकिन आपको उन लोगों से अलग चलना है। अगर दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो भीड़ से आपको अलग चलना होगा, और अलग तरीका आप लोगों को सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप औरों से अलग निकल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह तरीका अच्छा से समझ में आया होगा, बेहतर लगा होगा। एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या यह तरीका आप लोगों को समझ में आ गया है? जिनको समझ में आया है आप लोग 1 टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया है आप लोग 1 टाइप करिए भाई। जिनको समझ में आया है केवल वही 1 टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है आप लोग 2 टाइप करिए। जो लोग नहीं समझ पाए हैं 2 टाइप कर दीजिए, जो लोग समझ गए हैं 1 टाइप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, औसत वाला प्रश्न है दोस्तों, औसत वाला प्रश्न है, बनाइए इसे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, भाई 6 छात्र हैं, इनका औसत भार क्या है, 50 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 यानी 300। ठीक है, आगे कहा गया कि 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई, इनका सम कितना हो जाएगा, 53 × 2 यानी 106 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया कि और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत भार बताइए। भाई 2 छात्रों का औसत भार कितना है, तो 55 है, तो इनका सम 110 हो जाएगा। सभी छात्रों का औसत भार पूछा गया है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा इनका, 6 यहाँ से हो जाएगा, और एक यहाँ से 3 2 5 यानी 516 हो जाएगा। टोटल कितने छात्र हो गए भैया, यहाँ पर देखिए टोटल कितने छात्रों की संख्या हो जा रही है, यहाँ पर 6 छात्र यहाँ हो गए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 6 4 10 छात्र हो गए दोस्तों। तो 10 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 51.6, 51.6 इनका औसत भार आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया साथियों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बता दीजिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर ले रहे हैं, लगाइए इसे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इसको लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पढ़िए आप लोग। इसमें कहा गया है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब गौर से समझिए, यहाँ पर आपको फार्मूला क्या लगाना है, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, यही आपको नियम लगाना है। टाइम एंड वर्क वाला ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं सर, यहाँ पर 39 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितने काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो कितना दिन लेते हैं, तो 12 दिन का समय लेते हैं। कार्य तो सेम है, नीचे कार्य जो है एक ही मान लेते हैं, तो कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर। फिर कहा कि 30 व्यक्ति, अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कह रहा है कि 30 व्यक्ति हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे, तो कितने व्यक्तियों कितने दिन में पूरा करेंगे, हमने कहा x दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक, इसको काट पीट करिए, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 13 तियाँ 39, 13 बार में कैंसिल, 13 दूना 26, यहाँ पर 26 दिन यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, 26 दिन, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया?
चलिए भाई, इस सवाल को बनाइए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, तो इसका उत्तर दीजिए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसा तो नहीं ना है कि हम बता रहे हैं आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे दोस्तों कमेंट करिए, और समझ पा रहे हैं तब पर भी कमेंट करिए। और अगर समझने में दिक्कत है तो 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होते हैं। भाई वह दो संख्याएं दी गई हैं, 990 है और 1330 है। 1330 है। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बता देनी है कि अगर आप 990 में भाग करते हैं तो शेषफल 6 बच जाता है, और 1330 में भाग करते हैं तो शेषफल 10 बचता है। तो अगर हम शेषफल को घटा दें तो यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 984, और इसमें से 10 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1320 बचेगा। ठीक है। अब 984 और 1320 ऐसी संख्या है जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 1320 और 984 का मौसा निकालना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लसा मौसा चैप्टर पर हैं तो उसे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर लगा देने हैं विभाज्यता का नियम। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो 35 है। अब आपको ये चेक करना है क्या 35 से 984 कटेगा, 35 से 1320 कटेगा। अगर दोनों कट गया तो इसका आंसर 35 होगा। तो चेक कर लेते हैं भाई। अब 35 से भाग भी नहीं करना है। 35 में हमें दिखता है यहाँ पर 5 और 7। तो भैया इन 984 5 से तो कटवा नहीं करेगा, तो पहले ही हम खत्म कर देंगे कि 35 इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो कटेगा, दोनों कटना चाहिए, 7 और 5 दोनों से कटना चाहिए। ये दोनों संख्याएं 984 और 1320 नहीं कटा तो इसका मतलब आंसर वो नहीं है। अब जस्ट उससे छोटी संख्या क्या है, 24 है। अब 24 से चेक किया जाएगा। 24 में क्या दिखता है, हमें दिखता है यहाँ पर 8 और 3। क्या दिखता है भाई, 8 और 3। अब 8 और 3 का यहाँ पर नियम लगाना है। 984 देखिए 3 से कटेगा क्या भैया, 9 तो 3 से कटवे करेगा, 8 4 12, ये भी 3 से कट रहा है। 984 3 से कटेगा। 1320 3 1 4 2 6, 1320 भी 3 से कटेगा, तो इसका मतलब 3 से तो कट रहा है, लेकिन 8 से चेक करना पड़ेगा भी। 8 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। 8 से और 3 से दोनों से कट रहा है, यह 8 और 3 दोनों से कट रहा है 984। ठीक है। अब इसको भी चेक करना है 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 के कटने का नियम क्या होता है, इकाई के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। यहाँ पर 3 अंक क्या है, यहाँ पर 320 है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 चौको 32, 40 बार में कट जाएगा, तो यानी ये भी कट रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 24 ही हो जाएगा। ठीक है। अब मौसल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर विभाज्यता का नियम पता है तो किसी भी प्रकार से मौसल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसका बेस्ट तरीका नहीं जानते हैं तो भैया आपको निकालना पड़ेगा, वो बच्चों वाली खेल है, वो तो सब लोग बताते हैं मौसल निकालने के लिए। भाई मौसल निकालना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जब पूछती है तो सब कहते हैं मौसल निकालना है। लेकिन हमने कहा सर मौसा कैसे निकालने, मौसा तो निकालने में समय लग जाएगा, तो हमने चेक किया यहाँ पर विभाज्यता का नियम से। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी यही तरीका लगाइए पेपर में भी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, अब ये सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो सवाल नंबर 5 दिया गया है, इसको एक बार पढ़िए, उसके बाद उत्तर बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़िए, आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, धांधली नहीं है, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। प्रैक्टिस के लिए हमने बता ही दिया है आप लोगों को क्या करना है। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए सर, इसमें कहा गया 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्त
यहाँ पर कहा कि 300 जो वस्तु हैं, एक वस्तु का दाम 1 रुपये है तो 300 वस्तु का दाम 300 रुपये हो जाएगा। 300 का जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो किसके बराबर है? 500 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बराबर है, दोनों इधर कट ही जाना है। तो आप क्या करिए, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। एसपी का तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, सीपी का कितना होगा रेशियो? तो 3 हो जाएगा। मतलब 3 में खरीदा गया है, 5 में बेचा गया है, तो कितने का फायदा हुआ है? 2। किस पर होता है प्रतिशत लाभ या हानि? किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, अगर 1/3 है दोस्तों तो उसका मान 33 सही 1/3 आता है। अब ये 2/3 है, 2 गुना कर देंगे तो 66 सही 2/3 आएगा। 66 सही 2/3 यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो लोग नहीं समझ पाए हैं, देखिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/3। ठीक है, 3 छक 18, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 3 छक 18, 2 बचेगा /3, यानी 66 सही 2/3 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है आप लोगों को समझने में? बोलिए भाई। चलिए इसका उत्तर दीजिए साथियों। ये सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 12 3 36, इनका सम हो जाएगा 36। आगे कहा गया उनमें से पहले 20 संख्या का औसत कितना है? तो यहाँ पर 1.1 है। यहाँ पर ये 30 संख्या का सम है, 30 संख्या का सम। तो 20 संख्या, पहले 20 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? पहले 20 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? तो भैया 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22। ठीक है, और आगे कहा गया कि अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या बताइए दोस्तों। अगला 9 संख्या, तो 9 संख्या का सम कितना हो जाएगा? तो भैया 9 एकम 9 यानी 9 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 20 9 29, यहाँ पर 29 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको नहीं जोड़ना है। 29 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? तो 9 2 11 यानी 31 आएगा। 29 संख्या का सम कितना होगा? 31। टोटल कितनी संख्या है? 30। तो एक संख्या जो मिस हुआ है वही निकालना है। तो आप यहाँ पर 36 में से घटा दीजिए, कितना? 31। 36 में से 31 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। तो जो अगली यानी अंतिम जो संख्या है वो कितनी है? तो 5 है। ठीक है, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? तो 5 है। बात क्लियर है, समझ में आ गया है? एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को भी आप लोग शेयर करते रहिए, जितने भी आपके भाई बहन दोस्त सगे संबंधी जो भी हैं उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए भाई। चलिए अगला प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े का लागत मूल्य बताना है, क्या होगा। ठीक है, घोड़े का क्या बताना है? तो लागत मूल्य बताना है। भैया यहाँ पर एक घोड़ा है यानी हॉर्स है, और एक क्या है? तो एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है, ध्यान से समझिए। घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, ये 10% लाभ पर। गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा जाता है। ओवरऑल की बात करें तो 1% का लाभ होता है, तो यहाँ पर 1% का ओवरऑल लाभ होता है। तो इसको आप तिर्यक घटाएंगे, यहाँ से ऐसे घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 9, और 1 में से -5 घटाएंगे तो यहाँ पर जुट जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालना है दोस्तों। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 3 9। टोटल ये क्या है? टोटल जो है क्रय मूल्य है, लागत है घोड़े और किसका? घोड़े और गाड़ी का। जैसे ये जो लाभ % होता है या हानि % होता है वह क्रय मूल्य पर होता है।
ठीक है, क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। तो जो अनुपात यहाँ से आता है वह क्रय मूल्य का ही अनुपात आता है, यानी लागत मूल्य का अनुपात आ गया यहाँ पर। 3 + 2 यानी 5। 5 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 80,000। ठीक, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ पर 16 × 5 = 80, 16,000। ठीक है, अगर 1 अनुपात का मान 16 है तो आपसे पूछा गया है घोड़े की लागत मूल्य बताइए। तो घोड़ा का लागत मूल्य क्या है? 2 अनुपात। तो 2 अनुपात का मान निकालना, 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना 32,000। तो इसका आंसर क्या होगा? 32,000। ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इस सवाल को बनाइए सभी भाई। इस सवाल को आप लोग जल्दी से बनाइए, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, ये मिश्रण वाले प्रश्न हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। भाई, दो प्रकार के यहाँ पर चीनी है, एक है 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला और एक है 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चीनी। ठीक, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि नहीं हो? जब कोई और हानि और लाभ ना हो 32 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब उसका लागत मूल्य भी क्या हो जाएगा? 32 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो लागत मूल्य होगा यानी क्रय मूल्य जो होगा वह भी कितना होगा? 32 रुपये होगा, तभी न लाभ और हानि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर 32 आ जाएगा। तिरिया घटाते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर 40 में से 32 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, दोनों का आपको निकालना है क्या चीज़? रेशियो निकालेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। यहाँ पर 1/4 इसका राइट आंसर होगा। 1/4 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक, चलिए दोस्तों, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, सवाल में कहा गया कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त 5 संबंधित 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। ठीक है, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? ऐसे कितने प्रश्न पत्र हैं जो अधिकतम अंक के 60% कम अंक प्राप्त किए हैं? तो गौर से यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे यहाँ पर टोटल स्कोर क्या है, कुल स्कोर कितना है, टोटल अंक कितना है। तो टोटल अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए भाई? टोटल अंक कितना पाया है? टोटल अंक पाया कितना है यही आपको निकालना है भाई। टोटल अंक जो पाया है वह 600 का 60% यही पाया है, यही टोटल अंक पाया है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 6 × 6 = 36 यानी 360। ये टोटल अंक 360 पाया है। टोटल अंक कितना पाया है? तो 360 टोटल अंक पाया है। और अनुपात में कितना टोटल अंक पाया है? तो यहाँ पर ये देखिए, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो 45 अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 360। 45 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 360। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 9 से काटेंगे 9 × 4 9 × 5 = 45, 9 से काटेंगे 9 × 4 = 36, 4 बार में कटेगा तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 8। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो एक अनुपात का मान यहाँ से 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक अनुपात का मान 8 है तो ये बताइए 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? एक अनुपात का मान कितना है? 8% इसको बोला जाएगा। तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 अनुपात का मान यहाँ से हो जाएगा 40। 8 × 5 = 40%। ठीक है,
इसी प्रकार अगर 6 अनुपात का मान निकालेंगे भैया, 1 अनुपात का मान अगर 8 है तो 6 का मान क्या हो जाएगा, 6 बटे 48, 48% ये हो गया। ठीक, या 48 नंबर कहिए, क्योंकि पूर्णांक तो 100 है, 100 में से 48 पाया, इसका मतलब 48% पाया है। पूर्णांक हमने क्या मान लिया है, 100 मान लिया है, तो टोटल जो पूर्णांक है 6 विषय का 600 पूर्णांक हो जाएगा। तो 100 में से 48 पाया, तीसरे में कितना पाया है, 8 साते 56। इसी प्रकार 8 अनुपात का मान निकालेंगे तो 8 अट्ठाईस 64। इसी प्रकार निकालेंगे 9 अनुपात का मान तो 8 9 72। 10 का मान निकालेंगे 10 8 80। आपसे पूछा गया है कितने ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो अधिकतम अंकों के 60% से कम पाया है। तो 60% से कम कितने हैं, देखिए एक तो ये हो गया 40, 48, 56, बाकी ये तीनों 60% से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें 60% से कम अंक पाया है, तो 3 ही प्रश्न पत्र होंगे, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। ये देखिए सबसे आसान जो तरीका है वही हमने आप लोगों के बीच में शेयर किया है, सबसे बेहतर तरीका आप लोगों को बताया हमने दोस्तों। ठीक, आपको क्या करना है, अधिकतम अंक मान लेने हैं हर एक प्रश्न पत्र का 100, तो टोटल प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक कितनी हो जाएगी, 600। अब 600 का 60% अंक प्राप्त किया है, तो 600 का 60% निकालेंगे तो 360 अंक हो जाएगा। 360 अंक प्राप्त किया है, जो कि प्राप्त किया है पर अनुपात में कितना, 45 अनुपात, तो 45 अनुपात का मान 360 है, तो 1 अनुपात का मान 8 आ जाएगा। अगर 1 अनुपात का मान 8 है तो 5 6 7 8 9 सबका निकाल देंगे यहाँ पर, तो 40 48 56 64 72 80 हो जाएगा। पूछा है अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने प्रश्न पत्र हैं, तो हमने देखा यहाँ पर 3 प्रश्न पत्र हैं, तो इसका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, हमने बहुत सिंपल मेथड में आप लोगों को बताया है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को बनाइए सभी लोग। इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसको ले लूँगा, अगर आप लोग नहीं लगा पाएंगे तब। अगर आप लोगों से बन गया, इसका आंसर निकाल दिए, तब तो ठीक है, और जब नहीं निकल पाएगा, नहीं लगा पाएंगे आप, तो मैं अगले वीडियो में इस सवाल को ले लूँगा दोस्तों। बाकी आप लोगों की कमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़िए सवाल को। इसमें कहा गया कि 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि ब्याज क्या है, तो यहाँ पर क्या है ब्याज, यहाँ पर ब्याज त्रैमासिक लगता है। ठीक है, ब्याज कैसा लगता है, तो त्रैमासिक, यानी हर 3-3 महीने पर ब्याज लगता है। ये 20% वार्षिक है, 3-3 महीने पर देंगे तो एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4, तो 4 से भाग कर देंगे तो हर 3 महीने पर यहाँ पर 5% का ब्याज लगेगा। 9 महीने में कितने त्रैमासिक होंगे यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर। ठीक है, 3 त्रैमासिक हो जाएगा, यानी 5% का 3 त्रैमासिक निकाल देंगे यहाँ पर, तो कितना ब्याज मिलने वाला है, बोलिए ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर गौर से समझिए, मूलधन क्या है, तो मूलधन यहाँ पर 12,000 है। ठीक है, मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 12,000 है। इसको मैं बता रहा हूँ ट्री मेथड से, 12,000। अब 3 त्रैमासिक हो जाएंगे यहाँ पर, 3-3, तो 3 ऐसे डंडा खींच देंगे, दिया जाएगा। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो यहाँ पर 12,000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। यहाँ पर पहले साइकिल में, पहले वर्ष की बात करें, पहले तिमाही में, तो 600 का ब्याज लगेगा।
दूसरे वर्ष जाएंगे, दूसरे तिमाही में जाएंगे तो 12,000 का 1/20 के हिसाब से दोस्तों 600 का ब्याज लगेगा यहाँ पर। लेकिन दूसरे तिमाही में जब जाएंगे तो दूसरा तिमाही पहले तिमाही से ब्याज लेगा, तो इस 600 पर भी 1/20 के हिसाब से ब्याज लेगा। तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 यानी 30 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम तीसरे में जाएंगे, तीसरे छमाही में, तो तीसरा वाला भी इस 12,000 पर ब्याज लेगा, यानी 600 तो ब्याज लेबे करेगा। ठीक है, 600 ब्याज लेबे करेगा। अब इसके पहले जो दोनों तिमाही में ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लेगा। तो पहले इस छमाही पर, इस 600 पर ब्याज लेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 600 का 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और इस 600 का निकालेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और इस 30 का भी ब्याज लगेगा तो 1/30 का निकालेंगे 1/30 तो कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5 आएगा दोस्तों। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 त्रिक 18, और 1800 तो ऐसे हो गया, और 30 या 90 प्लस 91.5 ये हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 0.5 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और 1, और यानी लास्ट में क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 0.5 वाला है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। ट्री मेथड आप लोग समझ पाए कैसे लगाना है, बोलिए आगे बढ़ें। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाइए दोस्तों। चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा सही जवाब। इस सवाल में कहा गया कि ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। भाई दो लोग हैं यहाँ पर, एक ए है और एक यहाँ पर कौन है, एक बी है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, तो 40% का मतलब होता है कितना, 2/5। तो ए का अगर कुशलता 5 है तो 2 ज़्यादा यानी 7 हो जाएगा बी का। ठीक, ए किसी कार्य को 63 दिन में कर सकता है भैया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए 5 की क्षमता से कार्य करता है 63 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अगर बी करेगा अकेले तो बी भैया 7 के स्पीड से करेगा, मतलब 7 की क्षमता से करेगा, तो यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे, 7 9 63, 9 पंजे 45, यहाँ पर 45 दिन लग जाएगा किसको, बी को। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल को बनाइए सभी भाई। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो देखिए साथियों, स्पीड कितनी है, तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से यहाँ पर गुना करना होगा। कितना समय लग रहा है, तो 7 सेकंड का। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना भाग ना करें दोस्त, आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन 7 से कटेगा, क्योंकि इसमें 7 से गुना किया जा रहा है, तो वैसा ऑप्शन 7 से कटना चाहिए। 7 एक कम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, अच्छा ये भी तो कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 भी नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना ही कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं,
इसको गुना ही कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, बाकी इसको आप काटिएगा 9 से, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 आठे 72, 7 बचेगा, हो जाएगा 9 आठे 72। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 44 दूना 88, 44 बार में कट जाएगा। ठीक, अब 44 का गुना 5 में करना है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 44 में क्या है 11 है, तो 11 से कटना चाहिए, तो 11 से ये तो ऑप्शन नहीं कटने वाला है। ठीक, ये तो 11 से कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो 154 ही ऐसा संख्या है जो कि 11 से कट रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करिए तो 4 पंजे 20 की जीरो हासिल 2, 4 पच्चे 20, 2 22। अब इसमें गुना करना है 7 से, तो जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दशमलव एक स्थान पर है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे एक स्थान पर, तो 54 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलिए। चलिए भाई अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए सभी लोग। लगाइए सब लोग भाई। देखिए दोस्तों सवाल को पढ़िए, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप ही लोगों में से बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो इस सवाल को लगाने बैठ गए होंगे, लेकिन मेरे दोस्त इस सवाल को लगाने नहीं बैठना है, सवाल को कैसे समझना है हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए इसको मैं बताऊंगा ऑप्शन मेथड से। समय बचाना है दोस्तों, महारत हासिल नहीं करना सवाल को लगाकर, टाइम को बचाना है। कैसे समय बचेगा इस पर हमें काम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी ये क्या है सीपी है, ये क्रय मूल्य है, और ये एसपी यानी विक्रय मूल्य है। कहा गया कि विक्रय मूल्य का 7%, अगर ये विक्रय मूल्य कितना है 400, इसका 7% निकालेंगे, ये जितना आएगा, जितना भी आएगा क्रय मूल्य का यानी 350 का 8% के बराबर आना चाहिए, क्योंकि बोला है दोनों बराबर हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 चौक 28 इधर हो जाएगा, और यहाँ भी कटेगा। 2 से काटें 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल, तो 4 7 28, यहाँ भी हो रहा है 28। ये तो पहला कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, दोनों बराबर हैं 28 28। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बराबर है तो अच्छी बात है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कंडीशन भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कहा गया कि विक्रय मूल्य का 9%, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर 400, इसका 9% यानी 9/100। क्रय मूल्य के 10% से 2 ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य कितना है 350 का 10%। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 9 चौको 36, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 35। कहा है कि क्या बोला विक्रय मूल्य का 9%, तो विक्रय मूल्य का 9% जो 36 आया है वह क्रय मूल्य के 10% से 2 ज़्यादा है। क्रय मूल्य का 10% जो है 35 आया, और इससे यह 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 ज़्यादा है, 35 से 2 ज़्यादा है नहीं, 1 ज़्यादा है। इसका मतलब ये तो दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन गलत है। तरीका समझिए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है गलत है। अगर पहला ऑप्शन गलत है दूसरा को चेक कर लेते हैं, दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिए दोस्तों, हमें इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं अब होगी भाई। 700 का 7% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक,
माफ़ कीजिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, विक्रय मूल्य यहाँ पर 800 है ना यहाँ पर, तो 800 का 7% निकालेंगे तो यहाँ पर 7 8 56 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्रय मूल्य का 8% निकालेंगे तो 700 का 8% निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 56 आएगा। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, विक्रय मूल्य का 9%। भाई 800 का 9% निकालेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। क्रय मूल्य के 10% से दो ज़्यादा है, क्रय मूल्य का 10% यानी 700 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 70। अब इससे या दो ज़्यादा है कि नहीं है, इससे दो ज़्यादा है कि नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, यानी दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसका सही है, आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन मेथड। देखिए हमने आप लोगों को समझाने में समय लिया है, बाकी इसको लगाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मन में ही काम हो जाएंगे दोस्तों। बस आप लोग एक बार समझिए, बाकी इसको लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, मने मन इसका आप लोग आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए भैया। तीन कारों की गति का अनुपात 3 4 6 है, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या होगा। देखिए तीन कार हैं, इनकी गति का अनुपात दिया गया है 3 4 6, 3 4 6, ये गति का अनुपात दिया गया है दोस्तों, ये स्पीड है, ठीक। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो कितना होगा। देखिए जिसका निकालना है पहले वाले का निकालना है, पहले वाले को नहीं लेना है भाई, पहला निकालना ना पहले वाले का टाइम, तो पहले वाले को छोड़ देना है, बाकी जो दोनों बच के हैं उनका गुना कर देना है, तो 6 चौको 24 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब बी वाले का निकालना है तो दूसरे वाले का, यानी दूसरे वाले को अब नहीं लेना है, बाकी जो बच गए दोनों का गुना कर देना है, तो 6 त्रिक 18 यहाँ से हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए तीसरे का निकालना है तो तीसरे वाले को नहीं लेना है, बाकी जो दोनों बच रहे हैं उनका आपस में गुना कर देंगे, यानी इसको नहीं लेना है, बाकी इन दोनों का गुना, तो 4 3 12 हो जाएगा। रेशियो लेना है, इसका अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो काट के छोटा कर देंगे, अभी इसको 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 4 3 2 इसका रेशियो आएगा, ठीक है। 4 3 2 यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लगाइए इसको। देखिए मेरे दोस्तों, अगर कभी भी अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न होते हैं जो दशमलव में दिया गया हो और आपसे उसका लस या मस पूछा जाता हो, तो उसको लगाने का क्या तरीका होता है, ध्यान से समझिएगा। इधर उधर अगर आप भटक रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, तो एक बार यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाइए, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। बस एक ही सवाल अगर आप समझ जाएंगे तो आपसे एक भी प्रश्न बचेगा नहीं, अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हों, ठीक है। देखिए करना क्या है, अगर दशमलव में दिया गया है तो आपको दशमलव से भिन्न में बदल देना है। तो यहाँ पर 0.7 है तो ये हो जाएगा 7/10। बोलिए होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है। यह 0.35 है तो यहाँ पर 35/100 हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। और यहाँ 1.05 है तो यहाँ पर हो जाएगा 105/100। काट के छोटा कर देंगे जो कटने वाला है, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 21 पंजे 105, 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 20 5 100। ये भिन्न में आया है, क्या है यह 7/10 है, 7/20 है, 21/20 है। अब ये भिन्न हो गया, भिन्न का लसन निकालने, सॉरी मौसा पूछा गया है आपसे, मौसा, तो मौसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंश का मौसा निकाल देंगे, हर का लसन निकालेंगे। तो अंश का मौसा कितना हो जाएगा, 7 7 21 का मौसा हो जाएगा 7, हर का लसा कितना हो जाएगा, तो 20 10 20 का लसा हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। चलिए दोस्तों
यहाँ पर भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर 3.5 बार में कटेगा, 3.5 बार में कट जाएगा। नीचे 0 एक थी और है तो दशमलव यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर, लेकिन 0 अभी 10 से भाग भी करना पड़ेगा। 10 से भाग करेंगे तो 0.2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब एक स्थान और आगे खिसक जाएगा, तो 0.2 स्थान पर हो जाएगा। तो 0.35 इसका राइट आंसर होगा, 0.35, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब ऐसा सवाल बन पाएगा आप लोगों से भाई, अगर पूछा गया है आप लोगों से दशमलव में संख्या देकर उसका मौसा पूछा गया हो या फिर लसद पूछा गया हो, तो आपको यही तरीका लगाना है। पहले आपको उसे भिन्न में बदल देना है। अगर कटने वाला है तो काट के छोटा कर देंगे, उसके बाद भिन्न का लसा निकालने के लिए अंश का लसा निकालते हैं, हर का मौसा निकालते हैं। आपसे पूछा गया है मौसा, तो अंश का मौसा बटे हर का लसा कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप उसको लगा देंगे दोस्तों। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए दोस्तों, इस सवाल जो है बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो मैं आप लोगों से इसका आंसर चाहता हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमने 2 प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है दोस्तों, और एक बार पहले आप इस पर मंथन करिए, सवाल को अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, समझिए, सीखिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। बाकी दोस्तों जैसा ही अगला सेट मैं कराने आऊँगा कल, तो इस दोनों सवाल को मैं इससे लूँगा सबसे पहले। बाकी आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा कि इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सरल और सिंपल तरीका जो है वो क्या है। हम देखिए दोस्त, मैं क्या करता हूँ ना, मेरा यही आदत है, मैं आप लोगों के बीच में जितना भी प्रश्न लाऊंगा सभी के सभी अभी हालांकि जो है प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन मेरा जो सलूशन होगा, सॉल्व करने का जो मेथड होगा, सबसे सरल, सबसे आसान होगा। ठीक है, कोई फंसाऊ नहीं होगा, सिंपल वे में 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आएगा। कुछ तो ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनको लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप लोग दोस्त एक बार इसे ज़रूर प्रयास करिएगा, और कल मैं इसको पहले ही ले लूँगा, इस सवाल को पहले मैं ले लूँगा। जो दोनों सवाल मैं आप लोगों को दिया हूँ, इसके पहले वाला और ये वाला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कदम रखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सवाल को पढ़ते रहिए भाई, सवाल को पढ़िए। जब तक आप सवाल का अर्थ नहीं समझेंगे तो सवाल बन भी नहीं पाएगा। तो सवाल को पहले पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, उसका निचोड़ समझिए, सवाल का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है सवाल। अगर आप समझ गए तो सवाल आसानी से बनेगा, नहीं समझे भैया तो रगड़ते रह जाइए, नहीं बन पाएगा। जैसे इस सवाल में ये नाव धारा वाला प्रश्न है, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, दूरी समय चाल वाला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ठहराव सहित यह 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है। भाई बस जो है 1 घंटा में कितना मिनट रुकता है, तो 66 55 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 बटे ये जो पहला जो बिना क्या है ठहराव को छोड़कर, बिना ठहराव वाला नीचे हमेशा लिखते हैं, तो यहाँ पर 66 नीचे हो जाएगा। 1 घंटा में है दोस्तों, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, इसको 60 से गुना कर देंगे, तो 11 1 कम 11, 11 छक्का 66, 10 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो 6 से 60 में, तो 10 छक 60, 10 बार में जाएगा, तो यानी 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है। बस 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है। नहीं समझे सवाल भाई। देखिए 66 और 55 का अंतर 11 आया। बिना ठहराव वाला जो चाल है उसको नीचे लिखेंगे और 60 से गुना कर देंगे, तो यह मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट रुकती है 1 घंटे में बस। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इस सवाल को पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर बताएंगे क्या होगा।
नीचे दिया गया बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। 2006 और 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं A1, A2, A3, A4 ऐसे .A6 से पुस्तकों की बिक्री यानी 1000 की संख्या में है। ठीक है भाई। अब ये प्रश्न क्या है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, जिससे हमें मतलब है बस वही लेना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। भाई दोनों वर्षों में A2 की बिक्री, दोनों वर्षों में A2 की बिक्री, A2 ना, हाँ जी सर, A2 ये है। अब दोनों वर्षों में पूछा गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 और प्लस 65, तो 6 7 6 13 10 40 यानी 140 यहाँ पर हो जाएगा। अनुपात निकालना है तो अनुपात का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे। अब शाखा A4 पर आइए, शाखा A4 तो ये है, इसमें दोनों वर्षों की बात किया जाए तो 95 और 85 है, तो 9 9 18 यानी 180 यहाँ से हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 18 यानी 7 संबंधी 9 इसका राइट आंसर होगा। 7 संबंधी 9 प्यारे साथियों, 7 संबंधी 9 का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, समझ में आया भाई। चलिए सर, इस सवाल को छोड़ देते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को यहाँ पर छोड़ देते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्तिक की आय कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। 55 से ज़्यादा यानी 55 से ज़्यादा यानी 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 से कम है तो 61 तक लेकर चलेंगे। आगे, उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज़्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। 50 से ज़्यादा 60 से कम है यानी 50 से ज़्यादा मतलब जाएंगे तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 से कम है तो 59 तक लेकर चलेंगे। ठीक है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं है। 58 किलो से अधिक नहीं है मतलब वो 58 किलो से अधिक नहीं मतलब कहाँ तक है, वह उसकी बहन का विचार है कि वह 57 किलो तक ही उसका वजन है। ठीक है। यदि सभी अपने अनुमान से सही हैं तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब 57 से अधिक नहीं है उसकी बहन कह रही है, यानी 57 से अधिक नहीं होने का मतलब यह हुआ 57 से अधिक नहीं है, सॉरी 58 से अधिक नहीं है मतलब 58 से अधिक नहीं है, यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा। मतलब उसका वजन क्या हो सकता है, 56 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसने कहा कि हमारा वजन 56 से ज़्यादा है मतलब 55 से ज़्यादा यानी 56 से, तो 56, 57 और 58 यही होना चाहिए। बोलिए। ठीक है भाई, उसका मत यह है कि हमारा वजन, कार्तिक का मत यह है कि उसका वजन 55 किलो से ज़्यादा है, यानी 55 किलो से ज़्यादा का मतलब है वह 56 से स्टार्ट होगा। ठीक है।
और उसकी बहन कह रही है कि 58 से ज़्यादा है या नहीं है, और उसका पिता 51 से ज़्यादा, मतलब 50 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम है, तो उसका जो संभावित मान आएगा दोस्तों वो 56, 57, 58 आएगा। 56, 57, 58। तो इनका औसत पूछा है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये 171 आएगा, बटे 3 कर देंगे, तो 3 5 15, 2 बचेगा, 3 7 21, यानी जो इनका संभावित औसत वजन आएगा दोस्तों वह आएगा 57 किलो, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न रीजनिंग में भी बन जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसान प्रश्न होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। चलिए इस सवाल को लगाइए सर, यहाँ पर लगाएंगे इस सवाल को, उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखिए 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किए गए कार्य की मात्रा बताइए। देखिए भैया 48 पुरुष हैं, एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, टोटल यही कार्य है। अब इस टोटल कार्य का 12 दिनों में 5 पुरुष द्वारा किया गया है, तो कितनी मात्रा किया गया है, टोटल कार्य ये है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए 48 पुरुष हैं और ये 14 दिन में कार्य को कर सकते हैं, टोटल कार्य यही है, जिसमें से हुआ क्या है 12 पुरुष 12 दिन में 5 पुरुष कार्य किए हैं, इतना कार्य हो पाया, तो कितना परसेंट कार्य हो पाया है यही आपसे पूछा गया है, तो 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, यहाँ पर 125 बट्टे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 7 98, नहीं और बच जाएगा, 14 7 98 और जाएगा, 14 बट्टे 100, 14 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए दोस्तों अगर 14 से भाग करते हैं तो 14 बट्टे 112 होता है, यानी 8 बार जाएगा। तो शुरुआत होगा 8 से, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 8 से शुरुआत हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए भाई ये प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है भाई, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। चलिए इस सवाल को भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। करना क्या है एक बार मैं आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आप लोगों का फैक्टर कर देना है, जो वर्गमूल निकलेगा उसको बाहर निकाल देना है, सबको जोड़ना है। ठीक है भाई, करड़ी में 3 का मान आपको निकालना है, सिंपल बात है, करड़ी में 3 का मान निकालना है, फिर यहाँ भी आपको वही फैक्टर कर देने हैं, और जो करड़ी में 3 का मान आएगा यहाँ पर रख कर गुना करना है दोस्तों। अब ऑप्शन आपको चेक करना है कौन सा सही होगा। बाकी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग इससे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, प्रयास करिएगा और लगाने का काम करिएगा। बाकी देखिए दोस्तों अगर मैं आपको बताना ही चाहूँगा तो चलिए बता ही देता हूँ, छोड़िए। यहाँ पर ये तो 5 करने में 3 हैया है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 गुना 3, यानी ये हो जाएगा 9 करड़ी में 3। ठीक है, तो 9 5 14, ये हो जाएगा, टोटल की बात किया जाए अगर दोस्तों, टोटल ये 14 करड़ी में 3 होगा, 14 करड़ी में 3, इसका मान कितना है तो 24.249 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 192 है ना, तो इसका फैक्टर करिए, तो 192 3 से गुना करेंगे तो 3 से भाग करिए, 3 5 15, 4 बचेगा, हो जाएगा 42, 3 छक 18, माफ़ कीजिए दोस्तों, 3 छक 18 होगा यहाँ पर, 3 छक 18, ये बचेगा 3 चौको 12, यानी 64 करड़ी में 3 आएगा। तो 64 का वर्गमूल निकालेंगे आप तो 8 हो जाएगा यहाँ से, तो इसका हो जाएगा 8 करड़ी में 3,
अब प्लस यहाँ पर 15 करने में 3 है, तो 8 करने में 3 प्लस 15 करने में 3, तो 15 8 23 करने में 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 23 करने में 3 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 23 करने में 3 होगा। हमें इसका मान निकालना है, तो हमें करने में 3 का मान निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए 14 से भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 14 से भाग करेंगे तो 14 एकम 14, यानी आप कह सकते हैं करने में 3 का मान कितना होगा, इसके बट्टे 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 24 मतलब 24.249 बटे 14 गुणे यहाँ पर 23। हमने क्या किया है, करने में 3 का जो मान है इतना रख दिया है, बाकी 23 से गुना कर दिया है। अब यहाँ पर आप लगाएंगे, आप तो 14 से भाग करेंगे, 23 से गुना करेंगे। सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा दीजिए। यहाँ पर 4 + 1 5, 5 को 1 बनाना है तो 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 10। ऊपर भी 2 से गुना कर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 9 तो ख़त्म हो जाएगा, 4 4 8 2 10 2 12 का मतलब 3 यहाँ से हो गया, और 3 2 5 हो गया, 5 गुना 2 ये 10 हो जाएगा। 10 3 30 मतलब इसका डिजिट सम कितना आएगा, 3। ऑप्शन भी चेक कर लेंगे किसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो चेक करिए किसका आ रहा है भाई। देखिए यहाँ पर इसका 8 8 16 4 22 22 3 क्या हो जाएगा 25, 25 का डिजिट सम कितना होगा, 7 होगा। ये तो ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर देखिए 7 3 10 8 18, इसका डिजिट सम कितना है, 4, ये भी नहीं सही है। इसका चेक करिए 4 4 8 8 16 का मतलब 7, ये भी नहीं सही है। इस पर आइए, ये ख़त्म हो जाएगा। और 8 से 12 3 15, 15 का डिजिट 8 4 12 3 15, माफ़ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर डिजिट सम तो गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर डिजिट सम में गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। शायद ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा कटा नहीं है, शायद हो सकता है, इसलिए यहाँ पर डिजिट सम काम नहीं कर रहा है। बाकी दोस्तों देखिए इसका यही तरीका है। आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसमें 14 से भाग कर दीजिए, इसको छोड़िए हटाइए, 14 से भाग करिए, बाकी 23 से गुना कर दीजिए। जो ऑप्शन आएगा वही इसका राइट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए इसको आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, इसमें कहा गया शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं? समूह में कितने शिक्षक हैं दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप लोग दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया है उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला जो ही सेट स्टार्ट होगा दोस्तों, सारे प्रश्न मैं सबसे पहले लूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप लोगों से फिर कल मिलते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, पहले आप सभी लोग उन पर काम करिएगा, अच्छे से समझिए, लगाने का प्रयास करिएगा। बाकी दोस्तों कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।